तो छठे चरण के तहत आज 58 सीटों को लेकर वोटिंग जारी है। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो से। मेरे साथ अमृतांशु राय, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अमृतांशु जी आपका। बिलाल सब्जवारी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है बिलाल जी आपका भी। राकेश शेट्टी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रत्नाकर सिंह, नेता बीजेपी, भी मेरे साथ जुड़े हैं। साथ में मेरे कुछ सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका और राकेश शेट्टी जी आपका भी भारत एक्सप्रेस में। शुरुआत राकेश जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि आपके साथ गठबंधन की पार्टी में है आम आदमी पार्टी। आतिशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करती हैं, आरोप लगा देती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर पर कि दिल्ली में स्लो वोटिंग को लेकर के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं पुलिस को कि जहां पर आम आदमी पार्टी का बोलबाला ज्यादा हो, जहां पर ज्यादा वोट कास्ट किए जा रहे हो आम आदमी पार्टी के हक में, उनके फेवर में, वहां वोटिंग को स्लो कर दिया जाए। ये किस तरह का एलिगेशन। उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही से गंभीर विषय बताते हुए ट्वीट करते हैं और अब उसको लेकर के वो एक बार फिर से तस्दीक करती नजर आई कि हमें तो ऐसा सुनने को मिला है और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। किस तरीके से कमेंट करेंगे सर? देखिए, आज 6th फेज का चुनाव हो रहा है। 58 सीट्स में वोट डालने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पहला दिन अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें कहा था कि सबको फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहेगा और सबको इक्वल प्लेइंग ग्राउंड रहेगा। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इसी बात का पालन करना चाहिए, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जो आतिशी जी ने आज प्रश्न उठाया, मगर कुछ दिनों में जैसे कांग्रेस जब बयान देती है अग्निवीर के बारे में, तो हमें नोटिस और फटकारा जाता है कि आप आर्मी के बारे में नहीं कहते। अगर पॉलिटिकल पार्टी अपना जो वादा जनता को नहीं देगी कि हम क्या करने वाले, इसका मतलब हमें अगर हमारे न्याय को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, अगर रोकने का काम करेंगे, तो ये बात ठीक नहीं है। अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी होना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा सब कैद हो चुका है। और आखिरी चरण में मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी छवि बचानी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। राकेश जी, आपने तो कहा कि हमको सेना को लेकर के टिप्पणी करने से मना किया गया। बीजेपी को भी तो टोक लगाई गई है कि भाषा, धर्म इत्यादि का विषय ना उठाएं और इन विषयों से अलग रह करके ही अपना चुनाव प्रचार करें। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही इलेक्शन कमीशन टोक रहा है, वो तो चाह रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आपको इस पर संशय है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा। बीजेपी को भी आखिरी में एक नोटिस दिया गया, जबकि आप जानते हैं कि सिर्फ 5th फेज तक भारतीय जनता पार्टी को कोई ना नसीहत दिया गया, ना कोई नोटिस बजाया गया, कुछ नहीं किया गया। जबकि इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा था कि धर्म के बारे में कोई राजनीति ना करे कोई। मगर हम जानते हैं कि खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने धर्म को इस चुनाव में मुद्दा बनाया, ज्यादा बच्चों की संख्या को मुद्दा बनाया, मुसलमानों को मुद्दा बनाया। ये सब ठीक है, मगर आज जनता देख रही है। शाम को आप जिन लोगों के को कटाक्ष करते हैं, अगले दिन इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। मगर ये देखा हमने, बदलते हुए रोल, बदलते हुए बातचीत प्रधानमंत्री जी का देश ने देखा है। कभी बात करते उद्योगपति की, कब उनके खिलाफ भी पहली बार उन्होंने बात की। तो ये डबल स्टैंडर्ड है और मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये आरोप तो खैर आप लोग लगातार लगाते रहे हैं। रत्नाकर जी का भी रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, यहाँ पर राकेश जी को शिकायत की हमें शुरुआत से ही टोका जाता रहा और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को टोका भी तो सिर्फ एक आई वॉश सा नजर आता है, क्योंकि बीजेपी के नेता तो लगातार उन्हीं विषयों पर जनता के बीच जाकर के वोट अपील करते नजर आए जिनको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने ताकीद की कि ऐसा ना करें, इन विषयों से दूर रह करके चुनाव प्रचार करें। प्रीति जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं 8 राज्यों के 58 सीटों की देवतुल्य जनता से मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि आप अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। अपने एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सुयोग्य उम्मीदवार का चयन करें, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो। और लोकतंत्र के मंदिर में आप जरूर जाएं और अपने मत का दान करें, क्योंकि आपकी एक मत से ही राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाकर खड़ा होगा। तो मेरा आग्रह है। और मेरा एक विशेष तौर से एक, जहां पे मैं हूं इस समय जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में, वहां के लिए मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मयोगी माननीय कृपा शंकर सिंह को आप जरूर साफ सुथरे इलेक्शन कराएंगे वाजपेयी जी ने, और आज आप सारा बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर। उसमें हमें तो गिनती ही हम भूल गए हैं। आप देखिए, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में आपको पीडीपी के
पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बिजबेहरा हो, आप जहां भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद है। और जहां लोगों को बंद नहीं करते हैं वहां मशीनें बंद की गई हैं। आप गढ़ोल में मशीन बंद है और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। चलिए। मुफ्ती यहाँ पर नाराजगी जाहिर करते हुए अनंतनाग से पीडीपी की उम्मीदवार हैं, कह रही हैं कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को, जो हमारे वोटर्स हैं, उन्हें थानों में बंद कर दिया गया है और जहां पर हमारे वोटर्स बाहर भी हैं वहां ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है। मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं। दिन है आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए दिल्ली की 7 सीटों से और हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली अब हम चल रहे हैं अपना मतदान करने। बहुत अच्छी सुबह हुई है, सुबह से ही लोग अपने अपने बूथ पे जमा हैं। मैं यहां से सीधे जाऊंगा अपने वोट करने घोंडा विधानसभा में, यमुना बिहार। और कहते हैं ना कि जब भगवान सूर्य के किरणों से जैसे ही साक्षात्कार हुआ, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये देश के लिए आज बहुत बड़ा योगदान दिल्ली का भी होने जा रहा है, ऐसा महसूस कर रहा हूं। कन्हैया कुमार आपके सामने हैं, चुनाव से कितनी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं हो सकता जब भारत की रफ्तार इतनी तेजी से चल रही हो। चुनौती जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए है, जिसके आने से उनकी पार्टी ही खंड खंड हो गई हो, वो दूसरे को चुनौती क्या दे सकते हैं। रही बात कि अब ये देश भारत माता की जय के साथ है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं, जो खुद ही देशद्रोह के आरोप में हों, वो शायद। तो मनोज तिवारी को यहाँ सुन रहे थे। कन्हैया कुमार को लेकर के जब मुझसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई मुकाबला है नहीं जब बात राष्ट्र की होती है। रत्नाकर जी से हम बात कर रहे थे। रत्नाकर जी, बहुत माफी के साथ आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। देखिए, मैं विशेष आग्रह जौनपुर लोकसभा सीट के लिए, जहां पे माननीय कृपाशंकर सिंह बीजेपी के कर्मठ उम्मीदवार हैं, कर्मयोगी हैं और जौनपुर के बेटे हैं, उनके लिए मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा यहाँ पे कि जौनपुर की जनता अपने घरों से बाहर निकले और भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, ताकि एक जो मुंबई की तर्ज पे जो है जौनपुर का विकास, जो एक सपना सजोए हैं कृपाशंकर सिंह, उसका विकास संभव हो, इसलिए कृपाशंकर सिंह को वोट दी। रही बात, मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। अभी भाई साहब जो है कह रहे थे और आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए प्रीति जी, आज जो है ये लोग कहानी, अपनी हार की कहानी पहले से ही गढ़ना शुरू कर दिया है इन्होंने। अभी हार की कहानी इस तरह से, क्योंकि इनको पता है कि हार तो सुनिश्चित है, इसलिए यह चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नोटिस सिर्फ विपक्ष को मिल रहा है। इसलिए ये आज आरोप, जो अभी आपने अतिशी जी को सुना, प्रशासन पे आरोप लगा रही हैं। कुछ नेता हैं इनके, वो ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। इनको पता है कि हार इनकी सुनिश्चित है, इसलिए ये आरोप जो है यही आरोप महबूबा मुफ्ती पे लगा रही थी। पीडीपी की चीफ हैं, वो भी यही आरोप लगा रही थी कि हमारे लोगों को या तो पुलिस थाने में बंद कर दिया गया है चुनाव से पहले, और जहां पर हमारे लोग बाहर भी हैं वहां पर ईवीएम काम नहीं कर रहा है। वो तो दूसरे खेमे में है ना, वो भी यही आरोप लगा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूं। जहां देखिए, आज 400 के पार भारतीय जनता पार्टी वो जीतने वाली है और एक बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाली है। तो ये जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो हार को देख करके बौखला गए हैं, तो अपनी बौखलाहट को वो इसी प्रकार व्यक्त करेंगे ना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, चुनाव आयोग जो अनफेयर इलेक्शन करा रहा है, प्रशासन का कहीं मदद नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की बातें ये करना लाजमी है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, यही कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि पिछले 58 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 40 सीट जीती थी। इस बार उससे भी ज्यादा सीट जीतने वाली है। और आप लोगों का जो यह सगुफा है, जो लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति से आप लोग चुनाव जीतने की कवायद कर रहे हैं, धर्म के आधार पे, जो जाति के आधार पे चुनाव जीतने की कवायद कर रहे हैं। पिछली बार भी आप लोग शून्य पे सिमट गए थे, इस बार भी आप लोग एक बड़े शून्य पे सिमटने की ओर अग्रसर हैं। देखिए प्रीति जी, आज देश की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। वो जानती है कि देश को आगे बढ़ाना है, विश्व पटल पे विश्व गुरु के स्थान पे ले जाके खड़ा करना है, विश्व में भारत को अग्रणी बनाना है। तो वो अपना मतदान निश्चित तौर पे
जो है भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में भारत अपने अपने विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है। छठे चरण के तहत 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव को लेकर छठे चरण की वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान जारी है। एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, गौतम गंभीर, बांसुरी स्वराज, नायब सैनी, मनोहर लाल खट्टर, वीरेंद्र सचदेवा, रविंद्र रैना और आतिशी अब तक वो दिग्गज जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। तो लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पर्व लगातार जारी। आज छठा चरण, इसके तहत देश उसका गवाह बन रहा है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नायब सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वहीं दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी बांसुरी स्वराज अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। उस वक्त की तस्वीरें। नायब सैनी मतदान करते हुए आपके टीवी स्क्रीन पर, वहीं बांसुरी स्वराज बीजेपी की नई दिल्ली से प्रत्याशी वोट कास्ट करने पहुंची। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि कई दिग्गजों ने आज मतदान अब तक कर लिया है। तो लोकसभा चुनावों के लिए 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसी बीच देखिए आप, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने अपना वोट कास्ट किया। हरदीप सिंह पुरी मोतीबाग में अपना वोट डालने पहुंचे, वहीं हर्ष मल्होत्रा बीजेपी उम्मीदवार शहादरा में अपना वोट डालने पहुंचे। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हैं हर्ष मल्होत्रा। तो मेरे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो से अमृतांशु राय वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, बिलाल सब्जवारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, राकेश शेट्टी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी और रत्नाकर सिंह नेता बीजेपी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी और रत्नाकर जी से बात हुई थी, मैं अमृतांशु जी का रुख कर रही हूँ। अमृतांशु जी, विपक्ष अक्सर ये आरोप लगा रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जो सच है उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है और अब वो बदलाव चाहती है। इसके लिए ईवीएम में छेड़छाड़ या ईवीएम कहीं खराब कर देना या कहीं पर लोगों को वोट कास्ट करने ही ना दे पाना, इस तरह की जो शिकायतें हैं, और आतिशी को तो आपने सुनी लिया, वो आरोप लगा रहे हैं कि जहां ज्यादा आम आदमी पार्टी के वोटर्स होंगे ना, वहां पर वोटिंग प्रक्रिया को स्लो कराने की कोशिश की जाएगी पुलिस के जरिए, पुलिस ज्यादा परेशान करेगी और ऐसे आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिए हैं। पहले तो ये हजम नहीं होता, फिर भी मैं आपको कमेंट चाहूंगी कि इसको किस तरीके से आप देखते हैं। सबसे पहले प्रीति, मैं अपने कॉलीग बिलाल को नमस्ते करना चाहता हूं एंड यही उम्मीद है कि वो वोट करके आए होंगे, लेकिन गर्मी बहुत है। सबसे पहली बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि 41-42 के आसपास टेम्परेचर है और फील जो है, बॉडी को जो फील हो रहा है वो 55-56 डिग्री तक का असर है। और ऐसे में सुबह सुबह पुराने कांग्रेसियों में से सिर्फ एक ही कांग्रेसी जिनका काफी इज्जत है अपने इलाके में, अग्रवाल साहब ही नजर आए हैं और कोई कांग्रेस का नेता अभी तक वोट करने नहीं गया है। आम आदमी पार्टी के लोग पहुंच गए हैं, सपा के लोग पहुंच गए हैं, सारे लोगों की महबूबा मुफ्ती वहां पे जम्मू कश्मीर में नजर आ गई हैं पहले 1.5 घंटे में। लेकिन कांग्रेस के हमारे जितने प्रत्याशी हैं उनमें से सिर्फ एक जो सबसे पुराना खांटी कांग्रेसी नेता रह चुके हैं वही नजर आए हैं। ये तो है ऑब्जर्वेशन की बात। दूसरा है कि महिलाओं की संख्या जो है वो एक, मेरी नजर उस पर बराबर निरंतर बनी हुई है, क्योंकि वही डिटर्मिनिंग फैक्टर होगी गर्मियों के बावजूद वो कितने लोग वोट कर पाते हैं। अर्बन एरिया में वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, निरंतर गिरता जा रहा है और वो एक कंसर्न है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को लेकर है, एक बार नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इंडिकेट कर दिया है कि भाई इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन पे अब सवाल ना उठाए जाएं। और ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने अपने वजहों से अगर इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं तो वो मुझे लगता है जायज नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर आपने बहुत क्लियर कहा, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया, जिन्होंने जब बूथ वाइज डेटा को लेकर के भी एक याचिका दायर की गई तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते, इस वक्त हम सुनवाई नहीं करेंगे और हम किसी तरह का प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे इस मुद्दे को लेकर। आगे मामले को पोस्टपोन कर दिया गया सुनवाई के लिए भी। लेकिन विपक्षी खेमा लगातार ईसीआई पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। यहाँ बिलाल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन है कि इस समय चुनाव को प्रभावित नहीं किया जा सकता, ऑनगोइंग एक प्रक्रिया है, हम सिर्फ किसी को प्लीज करने के लिए चुनावों को प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं याचिका पर याचिकाएं भी दायर की जाती रहीं और विपक्षी खेमा ईसीआई को लेकर के एक संशय जो है लगातार जताता नजर आ रहा है। उनकी जो सोच है उसके मुताबिक फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। ये कितना तर्कसंगत नजर आता है? बिलाल सब्जवारी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ऑडियो इश्यूज हैं, उसको करेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। राकेश जी, इसका जवाब आपसे चाहूंगी। पूरा अधिकार है आवाज उठाने का, और भले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आलोचना नहीं कर सकते, हम बिल्कुल करेंगे, ये हमारा अधिकार है, राइट टू स्पीच है। अगर इलेक्शन कमीशन वोटिंग होने के 48 आवर्स के बाद डेटा रिलीज करती है कि कितने मतदान हुआ है, जबकि रूल ये कहता है कि हर 3 घंटे में आपको टैली करना और बताना है कि कितने मतदान हुआ है, मगर जब मांगा गया तो 48 आवर्स के बाद आप डेटा देते हैं हमें। उसके बावजूद आज वोटिंग मशीन्स बहुत धीरे चल रहे हैं, इसका शिकायत, इतनी गर्मी है, लोग बाहर गए हैं वोट करने और बड़े बड़े कतारे राकेश जी, कहाँ वोटिंग स्लो हो रही है, जरा बताइए। आप नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, जरा बताइए आप कहाँ वोटिंग स्लो चल रही है, आपको कहाँ के अब तक डेटा मिल चुके हैं? आप फेज 6 में बैठे, मैं मुंबई में बैठा हूँ, मैं मुंबई के दौरान चुनाव हुआ उसकी बता रहा हूँ। खुद देवेंद्र फडणवीस ने जी भी शिकायत की है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, विपक्ष नहीं, सरकार भी यहाँ पे है, यहाँ पे खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने शिकायत की कि वोटिंग स्लो हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन को जो अरेंजमेंट करना था वो उन्होंने ठीक तरीके से नहीं किया है, ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है राकेश जी, मेरे साथ अमृतांशु जी बैठे हुए हैं और उन्होंने एक चिंता जाहिर की कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिर्फ जेपी अग्रवाल दिखाई दिए, बाकी तमाम दिग्गज नेता हैं, कहाँ छठे चरण का मतदान हो रहा है, चुनाव संपन्न होने को है और बड़े नेता दिखाई नहीं देते वोटिंग वाले दिन भी, ऐसा क्यों भाई? बैठ के स्टूडियो में बैठ के कैसा पता वो बाहर गए कि नहीं गए, वहां पे आपके कैमरामैन ने कवर किया कि नहीं, ये कोई मुद्दा है क्या? लोग सुबह सुबह जाके वोट करके आए होंगे, स्टूडियो में बैठ के ये भाई साहब को कैसे पता? वो वरिष्ठ पत्रकार है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनका, मगर नहीं पता ना कि आप स्टूडियो में आप चलिए ठीक है, शायद हमको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आप अभी पहले कह रहे थे कि मैं मुंबई में बैठा हूं, मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पर कहाँ वोटिंग स्लो हो रही है, हालांकि उस चीज को लेकर आप लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं। खैर, मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश भी जुड़े हुए हैं, राकेश सिंह का मैं रुख कर रही हूँ। राकेश, कहाँ पर आप मौजूद हैं समझना चाहूंगी, और वहां पर वोटिंग ट्रेंड किस तरीके का देखने को मिल रहा है, कितनी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और शुरुआती घंटे की तस्वीर क्या कहती है? देखिए प्रीति, अब यहाँ पे वोटिंग जो है स्लो चल रही है। मैं दिल्ली का जो पॉश इलाका है सिविल लाइंस, वो चांदनी चौक लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है ये, और यहाँ पे केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो लगभग 11 बजे यहाँ वोट करने आएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर वोटिंग की बात करें तो अभी चूंकि अर्ली मॉर्निंग है, बहुत समय नहीं हुआ है, धीरे धीरे वोटिंग हो रही है, लोग वोट करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर चांदनी चौक लोकसभा सीट की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पिछले 2 बार से प्रीति बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन जीतते रहे हैं। इस बार जो चाहे इंडी गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों अपना ताल ठोक रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि हमारी विजय होगी, चाहे वो इंडी गठबंधन से डॉक्टर जेपी अग्रवाल हो या फिर बीजेपी से जो एनडीए गठबंधन है प्रवीण खंडेलवाल हो, वो दोनों
नेक टू नेक फाइट है जैसा कि दावा किया जा रहा है। ठीक है राकेश जी, यहाँ एक पर, चीज समझना चाहूंगी क्योंकि लगभग- लगातार हम स्टूडियो में भी यही देखिए, चर्चा कर रहे हैं कि वोटिंग स्लो क्या है। वोटिंग स्लो का मतलब वोटर्स पहुंच नहीं रहे हैं और इक्का दुक्का करके पहुंच रहे हैं, या ईवीएम बहुत स्लो चल रहा है? जरा इसको स्पष्ट कर दीजिए क्योंकि इसी को लेकर चर्चा जारी है। आज बड़े बड़े दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, पोलिंग सेंटर पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट किया। साथ ही जनता से अपील की कि लोग अपने घरों में ना बैठे, अगर आपके क्षेत्र में मतदान जारी है तो वोट जरूर डालें। हम लोग जो हैं अभी वोट किए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है, हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे और एक बार और मोदी सरकार वापस आएगी। मैं तो सभी हरियाणा के नागरिकों से यही आग्रह करूंगा, वोटर से, कि बाहर निकलिए, बदलाव के लिए वोट डालिए। ये लोकतंत्र का महापर्व बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एक एक मत बदलाव की हिस्सेदारी बनेगा। गर्मी से ना घबराइए, बाहर निकलकर बदलाव के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। दुष्यंत चौटाला यहां कहते हुए कि बदलाव के लिए गर्मी को आप एक विषय ना समझें और अपने घरों से बाहर निकले, वोट कास्ट जरूर करें बदलाव के लिए। मैं बिलाल सब्जवारी का रुक रही हूं, मुझे लगता है कि उनके साथ हमारा कनेक्शन करेक्ट हो चुका है। बिलाल जी, यहां पर अमृतांशु जी ने पहले तो एक सवाल पूछा था, वो भी मैं समझना चाहूंगी कि आपने अपना वोट डाला या नहीं डाला। दूसरा ये कि कांग्रेस का कोई नेता अब तक दिखाई नहीं दिया। राकेश शेट्टी जी ने तो हालांकि इस पर कहा कि ऐसा नहीं है, आपने दिखाया नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको कमेंट चाहूंगी, सिर्फ जेपी अग्रवाल दिखाई दे रहे हैं अभी तक, कांग्रेस के बाकी दिग्गज कहां हैं? देखिए, गुड मॉर्निंग प्रीति एंड गुड मॉर्निंग अमृता एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए प्रीति, मेरी आवाज मिल रही है इस बार आपको? जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखिए जहां तक वोटिंग का सवाल है, तो वोटिंग मॉर्निंग आवर्स में बहुत अच्छी होती है। सभी बूथ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मॉर्निंग आवर्स में, क्योंकि सुबह का वक्त होता है और थोड़ा गर्मी कम होती है, सभी लोग घरों से अपने लिए मतदान करने निकलते हैं और उम्मीद की जाती है कि 12 बजे तक वोटिंग बहुत अच्छी होती है। उसके बाद गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग थोड़ा कम निकलते हैं और फिर इवनिंग आवर्स में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आता है। अब वो सवाल के अभी तक सिर्फ कांग्रेस के खास तौर से चांदनी चौक से लड़ रहे हैं जेपी अग्रवाल साहब, जो काफी सीजन्ड एंड सीनियर पॉलिटिशियन है, वही वोट करते हुए नजर आए। देखिए, ये डिपेंड करता है ये फुटेज पर कि फुटेज इसकी उनकी अवेलेबल है नहीं है, क्योंकि आपने दिखाया मनोज तिवारी भी आ चुके हैं, वो अपना वोट कास्ट करते दिखा चुके हैं, बांसुरी स्वराज को भी आप लोगों ने दिखाया। अब मनोज तिवारी के सामने जो प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार है पूर्वी दिल्ली से, उनकी हो सकता है फुटेज अभी आने में लेट हो या एडिटिंग हो रही हो, एडिट हो रही है आउटपुट पर। वही सोमनाथ भारती की भी बात है, वो भी अभी तक तो नजर नहीं आए। अगर उनकी फुटेज अवेलेबल होती तो हो सकता है आप लोग भी दिखाते। ये भी हो सकता है कि वो अभी तक ना निकले। आतिशी को हमने दिखाया है, ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं। आतिशी पहुंची थी, उनकी तस्वीरें हमने दिखाई हैं। जी जी, हो सकता है अभी ना निकले हों, दोनों बातें हो सकती हैं। और ये अच्छी बात, अच्छा है कि अगर आप मॉर्निंग आवर्स में संदेश दे सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आपको सुबह निकल के जल्दी से जल्दी वोट करना चाहिए। अब सवाल है कि इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल उठते हैं, देखिए प्रीति, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप अक्सर लगते ही रहते हैं और खासतौर से दिल्ली के चुनाव में तो एक इलेक्शन कमीशन एक तरह की अपने आप में पार्टी बन गया है। इलेक्शन कमीशन पर तो हर शख्स जिसका मन करता है वो सॉफ्ट टारगेट इलेक्शन कमीशन को बना लेता है। वो ये नहीं समझता कि देश का चुनाव इतना बड़ा चुनाव है, इलेक्शन कमीशन की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है इलेक्शन कमीशन, और उसके कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी खुद दांव पर लगी होती है। तो वो उसका पूरी कोशिश यही होती है कि देश के अंदर अच्छा चुनाव हो, स्वच्छ चुनाव हो और किसी भी तरह के अवरोध से दूर चुनाव हो। रहा राजनीतिक पार्टियों का सवाल, तो राजनीतिक पार्टियां अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। वहीं दिल्ली के अंदर जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर
पर आरोप लगे। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में अक्सर विवादों में भी घिरे रहते हैं। आज किसी ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वो एरिया जहां आप पार्टी के लोगों को ज्यादा वोटिंग की उम्मीद है, वहां पर अवरोध पैदा करके या पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोटिंग हल्की कराई है। देखिए, वोटिंग कोई हल्की नहीं कराता, वोटिंग कोई तेज नहीं कराता। वोटिंग हल्की और तेज कराना या तो आपके जनता पे निर्भर होता है या एनवायरनमेंट पे निर्भर होता है। अगर गर्मी है तो लोग आमतौर पे कम निकलते हैं, और ये डिपेंड करता है लोग कितने जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेकर। लोग जागरूक होते हैं तो वोट करने निकलते हैं, उनके अंदर बदलाव लोग की भावना जागरूक होती है, होते हैं तो वोट करने निकलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मुद्दे लोगों के साथ, लोग उन मुद्दों के साथ खुद को जोड़ करके देख पाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि हमारा वोट सार्थक होगा। इस गर्मी में निकले, खुद को इतना परेशान करें, कष्ट दें, और उसके बाद भी अगर मुद्दे नहीं सध रहे हो तो मुझे लगता है कि यही वजह रहा कि देश की बड़ी एक आबादी ने पिछले 5 चरणों में मतदान से खुद को दूरी बना करके रखा। यहां पर चुनाव आयोग की हर संभव कोशिश है कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकलें और मतदान जरूर करें, क्योंकि बहुत जरूरी है एक जबरदस्त और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए। मैं एक बार फिर से रत्नाकर जी का रुख कर रही हूँ। रत्नाकर जी, चांदनी चौक से तस्वीरें आई थी, हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, और नई दिल्ली से कमलेश भी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहे। तस्वीरें जो दिखा रहे थे, अभी इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं। हालांकि जैसा कि बिलाल जी ने भी कहा और आप खुद भी इस बात का इत्तेफाक रखते होंगे कि सुबह के समय में गर्मी कम है तो ज्यादा लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं, लेकिन वो जोश, वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है इस बार जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला। 2019 मुझे खुद याद है, मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, वहां पर कतारें इतनी लंबी लग गई थी सुबह 8 बजते बजते कि लोगों का नंबर 2 से 3 घंटे बाद आया। इस बार हालत यह है कि आप ईवीएम मशीन तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि कतार में आपके आगे और पीछे कोई होगा ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए प्रीति जी, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम होना ये निश्चित एक चिंता का विषय है, और लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो ज्यादा से ज्यादा मतदारों को अपने घरों से बाहर निकल करके और वोट करना चाहिए कि एक लोकतंत्र जो स्वस्थ लोकतंत्र बनाया जा सके। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रथम चरण में जो स्लो वोटिंग हुई थी, तो दूसरे चरण में उन्होंने आकर के सभी लोगों से अपील किया था कि आप जिसको भी वोट दीजिए, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो आप घर से बाहर निकलिए और जिस पार्टी को आप चाहते हैं, जिस उम्मीदवार को आप चाहते हैं, वोट करिए, लेकिन घर से बाहर निकलिए और जरूर वोट करिए। तो मैं वही रत्नाकर जी, हम लगातार दिखा भी रहे हैं, जयशंकर साहब जिस पोलिंग सेंटर पर पहुंचे वहां वो पहले वोटर थे, पहले मेल वोटर जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया था, उसका एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन देता है, वो भी वो दिखा रहे थे। यानी लोग पहुंच ही नहीं रहे, जबकि पहले तो ऐसा नहीं होता था। हमने खुद देखा है, आपने भी देखा है कि किस तरीके से सुबह से ही लोग कतारों में जाकर खड़े हो जाते थे कि सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। ये कहना कि पहले मतदान फिर जलपान, लोगों को समझ नहीं आ रहा, लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अपील नहीं हो पा रहा है ये नारा, या जनता चुनावों से दूरी बनाकर बैठी है? वजह क्या है, ये आप बताइए। प्रीति जी, देखिए, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे बूथ स्तर पर कार्यकर्ता जो है सक्रिय हैं और उसको लेकर के बूथ पे लेके आ रहे हैं और वोटिंग करा रहे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं, तो अभी आप तस्वीर की बात कह रही थी, तो मैं बता दूं कि एनडीए गठबंधन के पास आज पिछले 10 सालों में इन्होंने संगठन को कोई मजबूत नहीं किया। विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी की बात कर लूं तो इनके बूथ स्तर पे कार्यकर्ता भी आज वहां पे नहीं मिल रहे हैं। आज इनके दिल्ली के अध्यक्ष जो लवली जी थे, चुनाव के दौरान ही वो छोड़कर चले गए। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि इनके न नेता है, न नीति है, न कोई दिशा है इनके पास। तो इस तरह से इनके नेता कहीं दिख ही नहीं रहे। और सही बात यह है कि तस्वीरें दिखेंगी तब जब आपके नेता बूथ पर नजर आएंगे, तब तो जाएगा पत्रकार उनसे सवाल पूछेगा या उनका ओपिनियन लेगा। राकेश जी जवाब देंगे क्या इनके पास? राकेश जी, रत्नाकर जी को आप सुन रहे थे, जवाब चाहूंगी सर। रत्नाकर जी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। अगर वो भूल रहे, आज करीबन 400 के ऊपर कैंडिडेट फील किया है और 100 के ऊपर कैंडिडेट आउटसाइडर है। मतलब जिन नेताओं के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से आरोप लगा रही थी, वो लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी के पास नेता ही नहीं।
ऐसे लोग जो कांग्रेस में थे, एनसीपी में थे, शिवसेना में थे, अन्य पार्टी में थे, ऐसे लोगों को सांसद बनाना पड़ रहा है, इनको कैंडिडेट फील करना पड़ रहा है। ये चिंता का विषय है कि जो हिसाब से 2014 और 19 में मतदार खुद बाहर आकर वोट करते थे, जाहिर सी बात है 2014 में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश था। आज मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि जो बीजेपी के वोटर्स है वो बाहर आके वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है कि वो कांग्रेस या इंडिया को नहीं दे, इसलिए कर रहे क्योंकि जो झूठ भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से वो मतदार के साथ किया है, धोखाधड़ी किया है, उसका ये नतीजा है। अरे जिनके ऊपर आप लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, ईडी सीबीआई का नोटिस बजाते थे, उन लोगों को कैंडिडेट बनाया आपने, उन लोगों को राज्यसभा बनाया, जिनको तेल बेचने वाले थे उनको डिप्टी सीएम बनाया। वो आपके मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उनको आपके पास कैंडिडेट मुख्यमंत्री का भी नहीं, उनको बना दिया आपने सीएम विश्व शर्मा जी को। मतलब क्या कर रहे भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा। राकेश जी, यहाँ पर अमृतांशु जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे, मैं चाहूंगी कि आप उनके सवाल का भी जवाब दें। अमृतांशु जी। राकेश जी, आपको नहीं लगता कि अच्छी बात है कि एक जो नॉन सेकुलर पार्टी है वो सेकुलर बन रही है? आपके सेकुलर चेहरे भाजपा में जा रहे हैं और उसको सेकुलर बना रहे हैं, उसमें आपको क्या आपत्ति है? देखिए, बात सेक्युलर का है नहीं। ये देश में अगर आप जाके कोई भी कोर्ट में देखोगे ना, तो भाई भाई पे केस करके प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा चल रहा है। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ, बहुत माफी के साथ में। राकेश जी, कुछ तस्वीरें खूबसूरत आ रही हैं, ये भी जरा अपने दर्शकों को दिखा दें। प्रियंका गांधी के बच्चे जो हैं यहाँ पर, ये देखिए, पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की नेता, ये अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, इनके बच्चे, और देखिए कतारों में खड़े हैं बाकायदा। ये मुझे लगता है फर्स्ट टाइम वोटर होंगे अमृतांशु जी। बिल्कुल बिल्कुल। और कतारों में विजुअल आ जाना वो एक नया ट्रेंड है और बहुत हेल्दी ट्रेंड है डेमोक्रेसी के लिए, कि जो भी हैव्स हैं या जो लोग एम्पावर्ड हैं वो लोग, या एंटाइटल्ड हैं, या फिर जो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके बारे में लगता है कि ये शहजादे हैं या राजा है या राजकुमार हैं, वो सारे लोग अगर लाइन में खड़े होते हैं तो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है। यहाँ पर बिलाल जी इस वीडियो पर कमेंट करना चाहेंगे। प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे जो हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आपका कमेंट इस पर, और बाकायदा कतारों में खड़े होकर आम लोगों की तरह यहाँ पर अपना मतदान करने आए हैं ये लोग। जी मैं इनको देख के कह सकता हूँ कि इन लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, और ये मेरा ख्याल है इनको पहली बार मौका मिला होगा कि ये लाइन में खड़े हैं, और दोनों बहन भाई थोड़ा शर्मा भी रहे हैं, एक दूसरे से शर्मा के बातें भी कर रहे हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, एक खूबसूरत सी मासूमियत सी हंसी इन लोगों के चेहरे पर भी है। और देखिए वो पसीने पोंछती हुई भी नजर आ रही है। तो ये बताता है कि ये फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है अभी 18 साल के हुए होंगे ये, और ये बता रहा है कि इनके अंदर एक उत्साह है। सुबह ये निकले हैं वोट डालने के लिए अपनी पार्टी के लिए, और इनको पसीना इस यहाँ पर आ गया, और इनसे आगे काफी लोग लगे हुए। देखिए यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ना कोई राजा होता है, कोई ना रंग होता है, सभी एक लाइन में लगकर वोट करते हैं, अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र को मजबूती देते हैं। लोकतंत्र के अंदर जो मुद्दों की राजनीति है उसकी प्रासंगिकता अगर आप वोट निकाल के करते हैं तो उसकी प्रासंगिकता बढ़ती है, और सभी लोगों से यही अपेक्षा की जाती है कि वो मुद्दों पर निकल के वोट करना चाहिए, किसी भी भावनात्मकता से दूर रहना चाहिए, और उसी से लोकतंत्र फलता फूलता है। अब आपने देखा होगा कि पहले बहन पीछे थी, बिलाल आपसे एक बात कहना चाह रहा था, इनको काफी लग रही है, हालांकि बहुत ही लाइट कॉटन के इन लोगों ने कपड़े पहने हुए मुझे लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, उन्होंने बकायदा तो पूरा अटायर जो है वो भी बयान कर दिया है। जो लोग हैं वो उनको निरंतर बयान कर रहे हैं, क्योंकि इनके फुटेज इनके विजुअल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आयरनी है बिलाल, इस पूरे मुझे लगता है कि बिलाल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, उनको ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दे। बिलाल जी आप तक अमृतांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। बिलाल एक चीज आपको एक चीज ध्यान दीजिए कि ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं और एंटाइटल्ड परिवार से आते हैं, इसके बावजूद इनका दुर्भाग्य है कि ये अपने बाप दादाओं के पार्टी के लिए वोट नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ आम आदमी को ही वोट करेंगे। ये एक फैक्टर है कि फर्स्ट टाइम वोटर
अपने पारिवारिक पार्टी को ये नहीं वोट कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। यहाँ पर एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट अमृतांशु जी रखते हुए बहुत अच्छी बात है कही है आपने कि जो पार्टी इनको विरासत में मिली हुई है, जिस पार्टी में इनका जन्म हुआ है और जिस पार्टी की विचारधारा को ये लोग फॉलो करते हैं, पहला इनका जो वोट है वो टेक्निकल ग्राउंड, क्योंकि ये टेक्निकल ग्राउंड माना जाएगा क्योंकि साझा है, तो उसके चलते ये बाध्य है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना मतदान करने पहुंची हैं। नई दिल्ली से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग सेंटर पहुंची हैं। तो अमृतांशु जी, ये लोकतंत्र की वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीर है कि देश की राष्ट्रपति भी बाकायदा अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग सेंटर पहुंची हैं। और हम अक्सर उनको देखते हैं कि वो जनता के साथ न सिर्फ इस तरह के विषयों पर जुड़ती हैं, सोशल मीडिया पर लोगों को आह्वान भी करती हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति का जो पोजीशन है भारतीय व्यवस्था में, वो एक बहुत ही अजीब और बहुत ही सीमित ताकतों वाला है। जैसे ही अगर गवर्नमेंट है तो क्या बिना गवर्नमेंट के किसी भी सहमति के बिना राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सबसे ताकतवर पोजीशन है भारत में। अगर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति का पोजीशन सबसे पावरफुल है और कमांडर इन चीफ हैं। उसके अलावा अगर राष्ट्रपति नजर आती हैं और खुद भी ये द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो इतनी सादगी से आती हैं और ऐसे सिंपल परिवार से आती हैं उड़ीसा की, कि आप और इनकी जो जरूरतें हैं, प्रेसिडेंट हाउस बहुत बड़ा एक मकान है, उसमें जो क्वार्टर्स ये ऑक्यूपाई करती हैं और जिस तरह का खाना खाती हैं, अगर इनके पर्सनल इंडिविजुअल लेवल के बारे में अगर आप जानेंगी तो आप ताज्जुब कर जाएंगी कि इतनी सादगी में भी इतने बड़े माहौल में महल में और इतने एंटाइटलमेंट के साथ हर एक चीज की सुविधा उनको मौजूद, लेकिन उसमें भी सिर्फ 2 व्यक्ति रहती हैं, ये और इनके परिवार की एक और इनकी भतीजी है या भगनी है, क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 लोग और बहुत सादगी। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है ये डेमोक्रेसी के लिए कि वो भी वोट करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, भारत एक्सप्रेस भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता हुआ कि अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है तो अपने घरों में ना बैठें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ये देखिए, प्राउड वोटर इस सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर अपनी स्याही का निशान दिखाते हुए उंगली दिखा रही हैं कि जिसमें उन्होंने स्याही लगाई है। मतदान कर चुकी हैं, मतदान करके बाहर निकली हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्राउड वोटर। और एक संदेश देने की कोशिश कि आप भी अपने घरों में ना बैठें, मतदान जरूर करें। ये सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं तमाम मतदाताओं को अट्रैक्ट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह की कोशिशें लगातार की गई हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको ये अपील करें और इन सेल्फी पॉइंट्स पर पहुंचें, वोट कास्ट करें और उसके बाद वो भी अपनी तस्वीरें साझा करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोत्साहित हों। और अगर वो भी उस वक्त तक अपना वोट कास्ट नहीं किए हैं तो अपने घरों में ना बैठें, वो भी इन सेल्फी पॉइंट्स पर जाकर वोट कास्ट करने के बाद अपनी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। ये एक अलग उत्साह जो है यहाँ पर देखने को मिलता है इसके जरिए। मेरे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण को लेकर के लगातार 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। यूपी की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल और बिहार की 8-8 सीट, दिल्ली की 7 सीटों पर आज ही, ओडिशा की 6, झारखंड की 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। मेरे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी मेरे साथ हैं, रत्नाकर जी मेरे साथ बीजेपी से हैं, राकेश शेट्टी जी कांग्रेस पार्टी से हैं और स्टूडियो से मेरे साथ अमृतांशु राय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अब एक बार फिर से मैं रत्नाकर जी का रुख कर रही हूँ। रत्नाकर जी, यहाँ पर हम सुन रहे थे जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा था, इन प्रचार के दरमियान भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का मैं जिक्र कर रही हूँ, मनोज तिवारी को थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, उन्होंने यहाँ पर देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक बार फिर कन्हैया कुमार पर कमेंट किया। जब जनता ने उनसे पूछा कि आपके ओपोनेंट कन्हैया हैं, उनको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं और क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इस पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान हम लगातार यही देखते रहे कि कन्हैया कुमार को लेकर के काउंटर करने के लिए और कोई विषय नहीं था, सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ जो इतिहास में चीजें हुई, पास्ट में जो चीजें हुई, उसी को लेकर के जनता के बीच ये तमाम बातें रखते रहे। लेकिन हमने ये भी देखा कि कन्हैया की चुनाव प्रचार में भी भीड़ उमड़ रही थी और इनफैक्ट आरोप तक लगाया गया कि बौखला गए हैं और उन पर अटैक तक कराया गया। एक भी सबूत नहीं मिला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये तो कन्फेशन हो गया। और आपके पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, 500 से ज़्यादा जगह आपने छापे मारे, सिर्फ राजनेताओं के यहाँ नहीं, जितने बिजनेसमैन इस लिकर पॉलिसी से संबंधित थे उनके घर, उनके रिश्तेदारों के घर, उनके जानकारों के घर, उनके स्टाफ के घर, उनके मैनेजरों के घर, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के घर, कहाँ छापा नहीं मारा आपने? और फिर भी अगर एक सबूत नहीं मिला आपको, तो इससे ये पता चलता है कि आपका पूरा का पूरा आरोप जो था वो बेबुनियाद था। अब आप ये कहें कि साहब वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो एक बात बताइए, फिर तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के खिलाफ भी जो है सबूत नहीं ले पाएंगे। ये तो बहुत ठीक। तो देखिए, दिल्ली तो आप सुन रहे थे, इस बीच एक ब्रेकिंग भी बता देते रत्नाकर जी का, इसके बाद मैं रुक करूंगी। अपने दर्शकों को बता दें कि अनंतनाग में धरने पर बैठ गई हैं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। ईवीएम में खराबी की शिकायत को लेकर के वो धरने पर बैठ गई हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग से इस मामले की संज्ञान लेने की उन्होंने अपील की है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से राजौरी सीट से प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई हैं। चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है। उनका आरोप है कि ईवीएम खराब है और चुनाव आयोग की तरफ से अब तक इसको करेक्ट करने के प्रयास शायद नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर के वो धरने पर बैठ गई हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है, हमारे लोगों को वोटिंग करने से रोका जा रहा है, मुझे रोकने की कोशिश हो रही है, शिकायत की लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो देखिए, अनंतनाग से राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती पीडीपी की प्रत्याशी यहां धरने पर बैठ गई हैं। ईवीएम खराब होने की शिकायत कर रही हैं और आरोप ये लग रहा है कि वोटिंग करने से उन्हें रोका जा रहा है और उनकी शिकायत को भी कोई कंसिडर नहीं कर रहा है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती ने। जिससे कि हर थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बिजबेड़ा हो, आप जहां भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद है। और जहां लोगों को बंद नहीं करते हैं वहां मशीनें बंद की गई हैं। आप गढ़ोल में मशीन बंद है और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। मुझसे इतना डर लगता है तो मुझे पहले ही कह देते, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। महबूबा मुफ्ती ये कह रही थी। आतिशी भी कुछ आरोप लगा रही हैं, वो भी सुन लेते हैं। हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड हैं उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा। तो यहाँ आतिशी की भी यही अपील कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले। वहां महबूबा मुफ्ती शिकायत करती नजर आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन तो सुन ही नहीं रहा है, ईवीएम खराब है, हमारे लोगों को वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो धरने पर बैठ गई हैं। मैं रत्नाकर जी से इन स्टेटमेंट्स को सुनने से पहले सवाल कर रही थी मनोज तिवारी के प्रकरण को लेकर के। कन्हैया कुमार उनके ओपोनेंट हैं। अब रत्नाकर जी, मुझे लगता है सवालों का अंबार आपके लिए खड़ा हो गया, जवाब एक एक करके दे दीजिए। प्रीति जी, देखिए, कन्हैया कुमार के बारे में अगर देश की जनता या दिल्ली की जनता या बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि किस तरह से जेएनयू में वो किस गैंग का हिस्सा बन करके, टुकड़े गैंग का हिस्सा बन के उन्होंने काम किया था और जो विचारधारा लेकर के जो चले थे, देश की जनता ने देखा था वो। और आज भी वो जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो पार्टी की भी विचारधारा तो वैसी ही है ना। वो पार्टी के सांसद भी ये कहते हैं कि दक्षिण भारत को अलग देश बनाना चाहिए। तो ये देश को टुकड़े करने की विचारधारा आज भी कांग्रेस के लोगों के पास है। तो अपने विचारधारा को ही वो ऐसी विचारधारा के साथ, पार्टी के साथ जुड़े हैं जो उनकी विचारधारा से मैच करती है। तो मनोज तिवारी का कहना बिल्कुल लाजिमी है
कि ये लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को टुकड़े करने वाले लोग होंगे, तो लोग हैं। अटैक तक का एलिगेशन लगाया गया था रत्नाकर जी, कन्हैया कुमार की तरफ से कहा गया कि इतना बौखला गए हैं हाथ के डर से कि अटैक तक करवा रहे हैं, उन पर हमला भी हुआ था, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल थी। देखिए, कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है राजनीतिक लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि कन्हैया कुमार या दिल्ली में 7 सीट जो है हम भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीतने वाली है। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति वहां के वोटरों की है, इंडी गठबंधन के वोटरों की है कि आप एक तरफ तो दिल्ली में कहते हैं कांग्रेस का साथ है और कांग्रेस के साथ मिलकर के और आम आदमी पार्टी कन्हैया कुमार के साथ मंच शेयर करते हैं और वोट की अपील करते हैं, लेकिन आप वही कांग्रेस को और उसी विचारधारा को आप जब पंजाब में जाते हैं तो उनको चोर कहते हैं, उनको भला बुरा कहने का काम करते हैं। तो दिल्ली के वोटर ये समझ रहे हैं कि ये अवसरवादिता वाली जो है गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। इसलिए देखिएगा, इस बार जो पिछली बार भी ये शून्य पे थे, कांग्रेस पार्टी वहां पे शून्य पे थी, इस बार और बड़े शून्य की तरफ से जो है ये बढ़ने वाली है, आगे जाने वाली है। दूसरी चीज, मैं आपने प्रश्न नहीं किया लेकिन मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूं। अभी तमाम राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए, तस्वीरें भी देखना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के निर्माण में देखिए हर एक वोट बहुत जरूरी है। जगदीप धनखड़ यहां पहुंचे हैं, उपराष्ट्रपति अपने मतदान करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। यहाँ मीडिया का भी जमावड़ा है लगातार। देखिए नई दिल्ली से ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को देख रहे हैं। नई दिल्ली में वो अपने मतदान करने के लिए पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पर बिलाल जी का रुख कर रही हूँ। बिलाल जी, यहाँ पर जिस तरीके से रत्नाकर जी कह रहे हैं कि अवसरवादिता जो है इन पार्टियों की, ये जनता बखूबी समझ रही है। दिल्ली की जनता को वाकई क्या ये बात समझ में आ गई कि दिल्ली में आप और कांग्रेस साथ, पंजाब में अलग अलग, ये अवसरवादिता नहीं तो और क्या है? ऐसा आप महसूस कर पाए क्या? गठबंधन का सवाल, तो राजनीतिक पार्टियां गठबंधन एक परिस्थितियों की वजह के कारण करती है, और वो परिस्थितियां अगर उनको सूट करती है तो वो गठबंधन करती है, और जब परिस्थितियां सूट नहीं करती तो गठबंधन नहीं करती। दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस को ये महसूस हुआ कि अगर हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे तो ट्रायंगुलर फाइट के अंदर भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीत सकती है, क्योंकि उसका एक वोट बैंक कंसोलिडेट है। तो उसके चलते ये राजनीतिक पार्टियों का अपना अधिकार है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उस पर हम लोग बीइंग ए जर्नलिस्ट हम सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन गठबंधन के कारण जो एक अब बाइपोलर चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, जहां कांग्रेस का एक गठबंधन आप है या आपका गठबंधन कांग्रेस है, तो वहां ये देखने वाली बात है कि इस बाइपोलर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में किसका पलड़ा भारी रहता है। रहा पंजाब का सवाल, तो पंजाब के अंदर आप पार्टी का अपना एक स्टैंड रहा है, उसको ये महसूस होता है कि अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती तो एंटी बीजेपी वोट फिर श्रोमणी अकाली दल को चला जाता, तो वो उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, इसलिए उन्होंने वहां पर गठबंधन नहीं किया। अब आते हैं उस सवाल पर कि जो अभी आप थोड़ी देर पहले फुटेज दिखा रही थी कि थोड़ी देर पहले द्रौपदी मुर्मू आई थी वोट डालने, और बहुत सुंदर पोलिंग बूथ था। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ अपना वोट डाल रहे हैं, और आपने मेरे से सवाल पूछा था, देखिए मैंने भी अपना वोट डालकर ही आपके साथ इस पैनल पे बैठा था डिस्कशन के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जब बड़ी पर्सनैलिटीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर लोग होते हैं, जब समय पर वोट कास्ट करने निकलते हैं और अपना टाइम पर आप निकलते हैं, उनका मैसेज पूरे देश में जाता है, वो लोगों को प्रोत्साहित करता है। और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट एक देश की वो पर्सनैलिटीज होते हैं जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं होते, बल्कि एक मॉरल अथॉरिटी भी होते हैं देश के अंदर। और आमतौर पर प्रेसिडेंट को ये कहा जाता है कि वो रबर स्टैंप होता है, क्योंकि वो कैबिनेट की रिकमेंडेशन से बाउंड होता है। लेकिन मैं यहाँ एक और आपको इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट के पास किसी भी बिल को पॉकेट वीटो करने का अधिकार होता है, जो
उनको रबर स्टैंप की परिधि से बाहर निकालता है। जी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर आप प्रेसिडेंट किसी भी बिल को पॉकेट वीटो कर ले तो आप उसे रिकॉल कर सकते। तो प्रेसिडेंट की अपनी एक मॉरल अथॉरिटी होती है। प्रेसिडेंट जब किसी बिल को लौटाते हैं तो देश के अंदर एक संदेश देते हैं। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। कुल मिलाकर इस पर्व पर आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो वोटिंग से जुड़ा हुआ ही है कि बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और अपना वोट कास्ट जरूर करें। लौटूंगी मैं आपके पास में बिलाल जी, मैं राकेश जी का रुख कर रही हूँ। राकेश जी, यहाँ पर इन चुनावों के दरमियान बहुत से मुद्दे आए, ईवीएम का मुद्दा भी आया और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती या फिर आतिशी या आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं वो देखने को लगातार मिलता रहा है। मैं यहाँ पर सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में इन चुनावों के दरमियान जब प्रचार के लिए वो पहुंचे तो एक आरोप लगाया कि गाय ने दूध नहीं दिया और घी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इंडी गठबंधन आपको 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देगी। उनके पास ये हालत है क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी कि किस तरीके से लोग अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं और जनता ये समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी लाइन पर जनता के बीच गए थे। इसको किस तरीके से काउंटर आप लोग कर रहे हैं और क्या लगता है कि जनता इसको देखते हुए भी इंडी गठबंधन को ही वोट कास्ट करेगी? 5 साल में 5 प्रधानमंत्री के लिए जनता तैयार है? ये हमें समझना पड़ेगा। ये इंडिया गठबंधन इतने ताकतवर नहीं है, आप समझिए बात। तो नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, उनके पास सीबीआई, ईडी, मीडिया सब कुछ है। ये जो चुनाव हो रहा है ये नरेंद्र मोदी। ठीक है, मैं 1 मिनट रोक रही हूँ आपको यहाँ पर। प्रियंका गांधी, टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू वोट इन अ वे दैट ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव चेंज। मिराया, यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर, क्या बोलना चाहोगी, क्या मैसेज देना चाहोगी? I think everybody should just come out and vote and don't sit idle, make a change. ठीक है, आपको अपने घरों में नहीं बैठना है, आइडियल नहीं रहना है और बदलाव के लिए वोट जरूर डालें। आपने प्रियंका वाड्रा के बच्चों को देखा जो अपना फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे और इस दरमियान अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वाति मालीवाल को भी देख लेते हैं, भाई सिक्योरिटी के साथ में पहुंची हैं और इन चुनावों से पहले ये भी सुर्खियों में रही। अमृतांशु जी, मुझे लगता है कि केजरीवाल सलाखों के पीछे थे तो बेहतर थे, बाहर आए तो फिर जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला इसका असर दिल्ली की जनता पर पड़ा होगा क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये वोट किनको करेंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी को या फिर बीजेपी को, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या अनुमान है? नहीं, इस पर तो मैं कमेंट ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हमने स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल दोनों को सुना है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इन्वेस्टिगेशन की बात करते रहे लेकिन स्वाति मालीवाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर एलिगेशन लगाती नजर आई थी और इस दरमियान उन्होंने कहा कि पार्टी की मैं फाउंडर मेंबर्स में से एक रही लेकिन आज नए आए हुए लोगों की सुनी जा रही है और मुझे बीजेपी का एजेंट करार दिया जा रहा है। तो अब हालांकि वोट किसको कास्ट करेंगे ये तो बताएंगी नहीं। राकेश जी तो बता ही सकते हैं। ठीक है, राकेश जी इस पर एक कमेंट कर दीजिए फिर। कि ये जो चुनाव है इट इज नरेंद्र मोदी वर्सेस पीपल ऑफ दिस कंट्री। और जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे और कन्हैया कुमार को कह रहे थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर, मैं उनको याद दिला देता हूँ। हार्दिक पटेल नाम का नेता था जो पाटीदार समाज का बड़ा नेता था। इसके ऊपर गुजरात सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सेडिशन का केस किया, द्रोही कहा और जिसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज क्लियर नहीं हुआ है। अरे स्वाति मालीवाल किसको